हेलो विद्यार्थियों, सुहाना फ्री क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वही आगे का टॉपिक पढ़ाने आए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का हो गया था समाप्त। तो यहाँ पे क्या क्या सभी चीज़ें थी। तो कला का प्रारंभ हमको पढ़ाना था। सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त करने के बाद कला का प्रारंभ टॉपिक पे आ गए हैं। तो यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता का अंत लगभग कितना 1500 ईसा पूर्व के माना जाता है। कितना 1500। तो यहाँ हुआ था। और मौर्य कला का प्रारंभ चौथी शताब्दी। कितना मौर्य जो कला थी उसकी कितना चौथी शताब्दी ईसा पूर्व हुआ था। अतः जो है दोनों सभ्यताओं के बीच लगभग 1000 कितना जो दोनों सभ्यताएं थी उनके बीच कितना 1000 वर्षों का अंतर रहा है। सिंधु सभ्यता के पश्चात मौर्य में भी कलाकृतियां मिलती हैं। पहले सिंधु फिर मौर्य में भी कलाकृतियां मिलती हैं। तो आप देख रहे हो यहाँ कांच पर चित्र जो उबदार पालिश, तो मौर्य में उबदार पालिश मिली हुई है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, तो अंतराल के दौरान भारतीय कला के कोई महत्वपूर्ण साक्ष्य नहीं मिलते। यानी यह मानना है कि अतिशयोक्ति न होगी कि इसके पूर्व सभी कृतियां काष्ठ पर आधारित थी। जो सभी कृतियां काष्ठ पर आधारित थी, अतः कालक्रम से ही इंग्लिश विनिष्ट हो चुकी है। जब तक कालक्रम से ही विनिष्ट हो चुकी है। किंतु वैदिक सभ्यता, वाणगन और संस्कृत साहित्य में यह स्पष्ट हो जाता है कि वास्तुकला और मूर्तिकला की धारा हमारे देश में सदैव अविच्छिन्न रूप से प्रभावित रही है। अविच्छिन्न रूप से। और फिर भी प्राचीन युग में कुछ अवशेष प्राप्त हुए जिसमें से मौर्य के पूर्व बौद्ध काल और तथा नंद की कला का परिचय मिल सकता है। इसमें गिरिवर्ज के कुछ ध्वनावेश, कौशाम्बी, घोषित राम विहार, लौरिया, नंदनगढ़ के शमशान, चैत्य, पिपरवा स्तूप के अवशेष उत्तरी भारत से ही श्री चक्र प्रमुख होते हैं। पूर्व मौर्यकालीन कला अवशेष होते हैं। गिरिवज के ध्वनावेश। गिरिवज महाभारत काल में बृहद्रथ की राजधानी थी। किसकी? बृहद्रथ की राजधानी। गिरिवर जो था ये आप लोगों ने देखा यहाँ पे, इसकी किसकी? बृहद्रथ की राजधानी थी। तो यहाँ पे 5 पहाड़ियों के मध्य सुरक्षित है वैभवगिरी, विपुलगिरी, बराहगिरी, वृषभगिरी तथा आपके ऋषिगिरी। इस राजधानी के चारों ओर प्राचीर बने हुए हैं। जैसे कहते नहीं, एक सुरक्षा प्राचीर, जैसे आप लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता में देखा है आपके इसमें धौलावीरा में सुरक्षा प्राचीर बने हुए हैं, जबकि चौहदड़ो है ऐसा है नगर जहाँ पे कोई भी सुरक्षा प्राचीर नहीं होता है, ऐसा देखा माना प्रश्न आता है। तो प्राचीर बने, इसके कुछ अवशेष अभी भी मिलते हैं। यह प्राचीर अनगढ़ पत्थरों के बड़े बड़े भारी टुकड़े एक दूसरे पर रखकर बनाया गया, जिसकी ऊंचाई 12 से 13 फीट तथा मोटाई 17 से 5 फीट होती है। दीवार पर साइक्लोपियल वॉल का इसका कहा जाता है, इसको क्या कहा? साइक्लोपियन वॉल कहा जाता है। वैभवगिरी और सप्तगिरी तथा शोड़भंडार गुफाएं हैं। सप्तकड़ी गुफा से 7 कक्ष, जो सप्तकड़ी नाम ही है ना, तो 7 कक्ष हैं। शोड़भंडार गुफा में द्वार पर मेहराब है जिस पर ओबदार पालिश। आप लोग जानते हैं इधर की विशेषता है ना। गुफाओं को बुद्ध तथा बौद्ध भिक्षु समुदाय की निवास सभा के लिए अज्ञातशत्रु ने, तो अजातशत्रु वही था जो आपकी पहली बौद्ध संहिता बुलाया था। कहाँ पे? राजगृह में। तो इन्होंने क्या किया था? बौद्ध भिक्षुओं के समुदाय निवास सभा के लिए निर्मित कराया था ये वाला। तो कौशाम्बी का घोषित विहार, ये सब कौशाम्बी का घोषित विहार क्या है? तो कौशाम्बी का घोषित विहार देखते हैं। कौशाम्बी के उत्खनन के प्राक मौर्य युग के बौद्ध विहार घोषित राम के अवशेष पूछा जाएगा। प्राक घोषित विहार आपके कहाँ से? बिहार में। तो कौशाम्बी घोषित विहार बिहार से, तो किस काल का? मौर्यकालीन से संबंध रखते। इसमें चौकोर वास्तु योजना वाले बिहार का जो यहाँ पे किसकी इसकी योजना कैसी है? चौकोर वास्तु योजना बिहार का निर्माण गौतम बुद्ध के आवास के घोषित नामक व्यापारी, ये जो घोषित नामक व्यापारी ने इनके आवास के लिए बनवाया था। इस बिहार में चैत्य भी है। ये बिहार जो है इसमें चैत्य भी, जिसमें पूजा करते हैं। इनके चारों ओर भिक्षुओं के लिए आवास कक्ष तथा सामने स्तंभ पर चारों ओर आवास कक्ष बनाए गए हैं तथा चैत्य के तो स्तंभों पर आधारित बरामदा है। जो जैसे आपके खंभे लगे हो, बरामदे नहीं हो तो बरामदा होता है ना, वही वाला। आंगन में एक चैत्य स्तूप है। जो आंगन में होता है एक चैत्य स्तूप है। तो चैत्य के अंदर जो है
24.69 और गुणे 24 गुणे 69। ठीक है, 24 गुणे 69 गुणे 24 गुणे लगभग इतने दोनों चीज़ें बराबर है कि मीटर चौकोर रहेगा तो दोनों चीज़ें बराबर हो जाएंगी ना। इधर भी बराबर, इधर भी। चौकोर योजना के विशाल स्तूप होते हैं। इस महात्मा बुद्ध अनेक प्रकार अनेक बार इस बिहार में घोषित बिहार में ठहरे हुए हैं। तो सर्वप्रथम घोषित बिहार स्तूप जो है 5वीं, ये भी पूछा जाता है घोषित बिहार कहाँ पे है और किस काल का होता है और कितनी शताब्दी का होता है। तो क्या बताएंगे, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व बुद्ध के निर्वाण के बाद बनाया गया था। जब इनको निर्वाण प्राप्त हो गया था उसके बाद ये बनाया गया था। तृतीय शताब्दी में अशोक के समय इस स्तूप में कुछ निर्माण वृद्धि हो गई थी। जो अशोक था उसके समय कुछ अजातशत्रु बनाया था ना, आपने देखा है। तो अशोक के समय कुछ वृद्धि हो गई थी। घोषित राम विहार का अस्तित्व 5वीं शताब्दी तक रहा। कितना दिन तक रहा? 5वीं शताब्दी तक रहा। प्रोफेसर गोवर्धन राय ने शर्मा के अनुसार इसका विनाशकारी हुड़ सरकार तोमर ने 6ठी शताब्दी में किया था। ये जो था घोषित बिहार का अस्तित्व 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक रहा। प्रोफेसर गोवर्धन राय शर्मा के अनुसार इसका विनाश हुड़ सरदार तोरमार ने 6ठी शताब्दी में किया था। महत्वपूर्ण सामग्री क्या होती है? इस बिहार में एक मोहर प्राप्त होती है जिस पर लिखा है, एक देखिएगा, ये प्रश्न आ सकता है आपकी परीक्षा में। अगर ये आएगा तो लिखेगा कहाँ पे, किस बिहार में। तो यहाँ भी इस बिहार में प्राप्त एक मोहर प्राप्त हुई है जिस पर लिखा है कौशव्या घोषितराम महाविहारे भिक्ष संघयस्य। तो भिक्ष संघयस्य ऐसा शब्द लिखा है। तो यहाँ इसका नाम में ही तो कौशित बिहार आप लोग समझ जाएंगे। तो एक खंडित वही जो जैसे उसका बिहार है वैसे उसकी इसकी जिस पर लिखा हुआ वो भी है। एक खंडित और आर्यभट्ट मिला हुआ है जिसके मध्य बुद्ध पद लेख लिखे हुए हैं। ध्यस्तस्त धरस्त अस्तेतवासी और भिक्षुक फलगस बुद्धावासे घोषित रामे सबुद्धाम पूजाय शिला कराते। अर्थात पूज्य घर के अंतेवासी भिक्षु फगल में घोषित राम विहार में निवास में सभी विधियों को पूजा के लिए शिलापीठ स्थापित करवाया। तो यहाँ पे आते हैं जो सप्तदल कमल, देखिएगा ये वाला प्रश्न बनता है ना। सप्तदल कमल और की आकृतियाँ वाला एक दीपक भी यहाँ पे मिला है घोषित। इस धार्मिक दान को शाक्य भिक्षु भद्र धर्म प्रदीप ने भगवान बुद्ध के लिए घोषित की गंधकुटी में दिया। इस प्रकार इस प्राप्त पुण्य सभी प्राणियों के अनुत्तर ज्ञान प्राप्त हुए। बुद्ध की पूजा हेतु घोषित में कोहड़ कन्या नंदयसा द्वारा अभिलेख एक स्तंभ की मूल स्थान पर गढ़ा हुआ मिलता है। जो एक स्थान जो मूल स्थान पर उस पर गढ़ा हुआ मिलता है, ए वाला शब्द। लौरिया का शमशान चैत्य, देखते हैं ये वाला आपका हो जाता है। ऐसा देखते हैं कितना और है, इसको पढ़ाएंगे आज, पूरा कंप्लीट कराएंगे जितना हम यहाँ PDF बनाए हैं। लौरिया का शमशान चैत्य, लौरिया बिहार में चंपारण में जो था जिले का एक गांव था। तो यहाँ पे चंपारण में एक विद्रोह हुआ था ना, वहाँ पे चंपारण में एक गांव था जिसका शमशान चैत्य के अवशेष अशोक के शिला लिखा। डॉक्टर ब्लॉक ने के अनुसार उत्खनन के स्तंभों पर एक शमशान भवन के अवशेष मिले जिसमें महत्वपूर्ण एक स्वर्ण पात्र, वहाँ तो कमल दल था आपने उधर वाले में देखा। तो इसमें एक महत्वपूर्ण स्वर्ण पात्र पर नग्न मातृ देवी की आकृति है। इस प्रकार शमशान चैत्य का उल्लेख ऋग्वेद में भी वर्णित। जो लौरिया चंदन वाला है इसके शमशान चैत्य का जो सबसे पुराना वेद आपका उसमें है। इसमें मृतक की रक्षा के लिए पृथ्वी की जो मृतकों की रक्षा के लिए क्या किया गया है, पृथ्वी की स्तुति की जाती है। जो मर गए हैं, जैसे मृतकों की पुस्तक हो गई, डेट ऑफ बुक मिस्र वाली हो गई, तो जो लोग मर गए हैं उसमें क्या किया जाता है, पृथ्वी रक्षा के लिए पृथ्वी से उनकी स्तुति उनकी पूजा की जाती है। इस प्रकार लौरिया नंदनगढ़ शमशान चैत्य, तो यहाँ तो जिंदा आदमी की स्तुति होती है। यहाँ
क्या किया जा रहा है, मरने के लिए प्रार्थना हो रही है, हो रहा है कि मृतक के लिए। तो वास्तुकला तथा मिली जो है मिली पृथ्वी की आकृति तत्कालीन मूर्तियां साक्ष्य प्रस्तुत करती है। तो यहाँ पे श्री चक्र उत्तरी भारत में मथुरा, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र, तक्षशिला आदि विभिन्न स्थान पर पत्थर की गोल चकरियां मिली हुई हैं, जिस पर ज्यादातर नग्न मातृ देवी की आकृतियां मिली हुई। इस आकृति के साथ कुछ सपक्ष पशु तथा ताड़ वृक्षों का अंकन मिला हुआ है। गोल घेरे के किनारे पर विभिन्न ज्यामिति डिजाइन के अलंकरण हैं, जो कुछ चकरियों के बीच गोल छेद हैं। यहाँ पे आते हैं वासुदेव शरण अग्रवाल ने इस गोल चकरियों के ऊपर अंकित नारी मूर्ति की तुलना जो यहाँ पे गोल चकरियां थी श्री मातृ देवी से किया है। मातृ देवी जान रहे इधर वाले से किए हैं, और यही कारण है कि इन्होंने अश्वचरकों को श्री चक्र जो अश्वचरकों इनको कहा है 300 से 600 ईसा पूर्व में निर्मित चक्रों को प्राक मौर्य युग का स्वीकार किया गया है। पिपरवा का स्तूप होता है, ये आपके आगे पिपरवा वाला स्तूप। पिपरवा स्तूप गौतम बुद्ध के अवशेषों के 8 स्थानों पर बनाए गए हैं। 8 स्थान पर बनाए गए हैं, अवशेषों को 8 स्थान पर बनाए गए हैं। कपिल वस्तु, कौशाम्बी, अलकप, रामग्राम, बेदिति, पावा, राजगिरी और कुशीनगर। इसमें कपिल वस्तु के बनाए गए स्तूप के भग्नावशेष उत्तर प्रदेश बस्ती में, जो उत्तर प्रदेश का बस्ती है वहीं पे स्थित पिपरवा नामक स्थान से मिलते हैं। तो यहाँ पे आते हैं सन 1897 से 98 में डॉक्टर WC पेम्पे क्या किया था, जो 1897 से 98 में पेम्पे ने सर्वप्रथम इस स्तूप का पूछा जाएगा पिपरवा ला स्तूप का कौन कराएगा। तो यहाँ पे देख रहे होंगे, हाँ इनके नाम में भी पेम्पे है, WC पेम्पे। यहाँ पे एक प्रस्तर पेटिका प्राप्त किया गया। यहाँ पे देखते हैं घोषित बिहार में दीपक, वहाँ आपका यहाँ पे एक प्रस्तर पेटिका प्राप्त, जिसमें 4 अस्थि कलशों के समान सोने और बहुमूल्य 4 पेटिका जो मिली हैं उसमें 4 अस्थि कलश के साथ सोने और बहुमूल्य पत्थरों की अन्य वस्तुएं मिली हुई हैं। स्वास्तिक, ननचर्या, वैजयंती प्रतीकों और पुष्पों के आकार की हैं। हाथी, मातृ देवी, चिड़िया, मनके भी मिले हुए हैं। एक ढक्कनदार अस्थि कलश का पिटारा भी देखिएगा, एक ढक्कनदार अस्थि कलश का पिटारा जो है उसमें ब्राह्मी अक्षरों में लिखा। जब आप लोग देखते होंगे मौर्य काल की जो होती है सभी जो हो उस पर क्या किया जाता है, ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया जाता है। शुक्ति भंतिम स भगिनी कनश स पुत्र दल्लम यम सलीन निधने बुद्धम भवग्र साकियन। तो यहाँ पे इस लेख के अनुसार पर ब्यूलर और रिच डार्विन ने इस अस्थि कलश पर स्वयं बुद्ध की अस्थियां मानी है। जो यहाँ पे रखी गई है अस्थियां स्वयं बुद्ध की अस्थियां इनको मानते हैं, किंतु प्लेट क्या मानता है, महोदय के कार्य से बुद्ध के परिजनों की अस्थियां। ये लोग कहते हैं बुद्ध की अस्थियां हैं, लेकिन ये जो प्लेटी मानता है इनके परिजनों की अस्थियों को मानता है। यहाँ पे आते रेखा चित्र पिपरवा का स्तूप है, जो अस्थि कलश उस पर अंकित ब्राह्मी लिखा लेख जो पिपरवा वाला लेख है उस पर अस्थि तो ये सब देखिए यही लिपि लिखी गई है, यहीं पे बनाया गया है, इसीलिए यहाँ पे दिया गया है। देख रहे होंगे ये लिपियाँ हैं जो आप लोग देख रहे होंगे, जो मिला है ये लिपियाँ अपने भाषा में लिखी गई हैं जो ये लोग समझते हैं। तो अस्थि ब्राह्मी लिपि में अस्थि कलश पर उससे क्या मिला है, तो सन 1971 से लेकर 73 भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने उत्खनन ने डॉक्टर KS श्रीवास्तव ने स्तूप के 3 निर्माण स्तर बनाए हैं। तीनों निर्माण स्तरों में श्रीवास्तव ने 7 सेंटीमीटर व्यास वाला 12 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला ढक्कनदार एक अस्थि कलश मिला, जिसमें कुछ जली हुई अस्थियां थी। साथ ही में टीले में कतिपय मोहरे सिक्के भी मिले हुए हैं। मोहरों पर कपिल वस्तु का नाम अंकित है। उस खनन के बाद विद्वानों द्वारा यह माना जाता है कि उत्खनन अस्थि कलश बुद्ध की अस्थियों का है। और स्तूप का निचला क्या करते हैं, स्तूप का निचला निर्माण प्राक मौर्य काल का है, जहाँ पर ऊपरी निर्माण स्तर पर मौर्य का है। तो यहाँ पे क्या है, प्राक मौर्य काल का निचला वाला है, लेकिन ऊपर वाला जो है मौर्य काल का होता है। पिपरवा अभिलेख के मौर्यकालीन सिद्ध होने जाने के बाद
जो जो पिपरवा वाला स्तूप है उसको क्या है, मौर्य कालीन सिद्ध हो जाने के पश्चात ही निश्चित हो गया है कि ब्राह्मी लिपि का उद्भव मौर्य काल से हुआ है। यही जो पिपरवा वाला स्तूप है, इसी पे जो अभिलेख ब्राह्मी लिखी उसी के अनुसार ये बताया जाता है ब्राह्मी लिपि मौर्य काल से शुरू हुआ था। तो मौर्यकालीन कला को देख लेते हैं। लगभग 300 कितना बताया जाता है, चौथी शताब्दी मौर्यकालीन है। 323 से 187 ईसा पूर्व हुआ है। मौर्य काल में भारत राजनीतिक एकता के सूत्र में आबद्ध हुआ है। साथ ही एक शक्ति संपन्न केंद्रीभूत सत्ता स्थापित हुई है। राजनीतिक स्थायित्व, आर्थिक संपन्नता, कुशल प्रशासन, अन्य गतिविधियों के साथ कला के बहुमुखी विकास का मार्ग प्रस्तुत हुआ है। इस काल में हड़प्पा के पश्चात प्रथम बार कला विभक्ति के लिए प्रस्तर का निर्माण माध्यम बनाया गया। मिट्टी की कलाकृतियों का निर्माण जारी रखा गया और मृण मूर्तियां विकसित रूप से प्रकट करती हैं, जिसमें मुखाकृति सांचे द्वारा बनाई जाने लगी थी। मौर्य साम्राज्य की में चंद्रगुप्त मौर्य यही तो था ने चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के उत्तरार्ध में किया था। जो इसकी स्थापना जो किया था चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के उत्तरार्ध में किया था। यह मगध का साम्राज्य का स्वामी था और पाटलिपुत्र उसकी पाटलिपुत्र में ही तो अशोक ने आपके बौद्ध संगीति तीसरी वाली बुलाई थी। तो यहाँ पे यह भव्य और विशाल राजप्रासाद तथा सभा भवन का निर्माण करवाया। चंद्रगुप्त के बाद उसका पुत्र बिंदुसार, यही आपके अशोक के पिता थे, जो 258 से 272 ईसा पूर्व राज्य शासन पर बैठे। पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने उसकी नींव रखी थी, तब उसका लड़का बिंदुसार हुआ, फिर उसके लड़के आपके अशोक होते हैं। तो राजस्थान उसके बाद चंद्रगुप्त का पौत्र ये जो चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र जो बिंदुसार का इसका था, ये 272 से 232 राजा हुआ। कब से, 72 से 32, 272 और 32 तक ये राजा रहा। वह बौद्ध धर्मावलंबी राजा था। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अशोक ने मौर्य काल में प्रस्तर का प्रयोग सहर्ष किया, जिसके पीछे एक निश्चित सोच थी। अशोक के अभिलेखों से विदित होता है कि धर्म लिपि को चिरस्थायी रूप प्रदान करने के लिए उसे शिलाफलक स्तंभों पर लिखवाया था, ताकि उन मार्गों पर गुजरने वाली यात्री पढ़ सके और धर्म की शिक्षा ले सके। तो इस प्रकार मोटे तौर पर मौर्यकालीन कलाकृतियाँ कला शैली, संरचना और भाव व्यक्त करती हैं। दो भिन्न धाराओं से निर्मित। जो आपकी दो भिन्न धाराएं कौन कौन सी हैं, इसको देख लेते हैं। राजश्रित कला, ठीक है, एक आपके राजश्रित कला, दूसरी लोक कला है, साक्षोत्य है। तो दो भिन्न धाराएं क्या है। राजश्रित इसमें क्या था, केंद्रीय सत्ता अनुप्रातित कला और राजश्रित कला रूप में। इसके अंतर्गत मौर्य नरेशों द्वारा बनाए गए राजप्रसाद, स्तूप, चैत्य विहार और गुफाएं स्तंभ है। अब लोक कला में क्या हो जाता है, लोक संस्कृति समाज लोक कला। इसके अंतर्गत विशाल या छेड़छाड़ की प्रतिमाएं देखते हैं, ये वाला जो लोक कला है ये, तथा लोक कला के रूप में देश भर में प्राप्त असंख्य मृण मूर्तियां। ये तो सब राज्य से हो गए। बिहार वाला इधर देखिए, जो तत्कालीन समाज के धार्मिक सांस्कृतिक सबल प्रस्तुत करता है। सबल साक्ष्य प्रस्तुत, साक्ष्य क्या है, मौर्य काल के साक्ष्य, जहाँ पर कौटिल्य के अर्थशास्त्र मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मौर्य काल में कौटिल्य का अर्थशास्त्र था। मौर्य राज दरबार में रहने वाले सीरियाई राजपूत मेगास्थनीज आया था मौर्य इंडिका। एक तो आपके कौटिल्य का अर्थशास्त्र, दूसरा मेगास्थनीज इंडिया में संकलित। वही दूसरी ओर कुम्हार, कौशाम्बी, सांची, सारनाथ स्थानों पर एक तो इनकी पुस्तक से मिले हैं, दूसरी इनकी मेगास्थनीज की। दूसरा साक्ष्य क्या होता है, साक्ष्य में कुम्हार और कौशाम्बी, सांची, सारनाथ। सांची कौशाम्बी का घोषित बिहार है ना, सांची वाला हो गया। सारनाथ आदि पर उत्खनन के अवशेषों से अवशेष के शिलालेख, स्तूपों, गुफाओं को उपलब्ध। वास्तुकला हो गई मौर्यकालीन, मुख्य रूप से पाटलिपुत्र का राजप्रसाद बराबर। ये देखिए इनको क्या कहा गया है, मौर्यकालीन वास्तुकला के उदाहरण कौन कौन से हैं आपके। पाटलिपुत्र का जो मौर्य राजप्रसाद था आपने देखा है ना आगे, और बराबर की नागुर्जनी पहाड़ी की गुफाएं जिसको काटकर बनाई गई थी। तो यहीं पे क्लास समाप्त होती है, अगला क्लास इसके आगे होगी। हमने सिंधु घाटी सभ्यता को आपको पढ़ा दिया है और आगे डांसिंग गर्ल, फिर ये जो है मूर्ति लगी हुई है, इधर वाला हमने टॉपिक पढ़ा दिया है। यही क्लास समाप्त करेंगे। धन्यवाद आप सभी का। और देखिए यहाँ से शुरू किए हैं सिंधु घाटी सभ्यता से। तो यहाँ बियर्डेड मैन जो है आपके हैं, जो त्रिफिलिया शाल ओढ़े हुए हैं,
इनकी मूर्ति आप कल ही सब टॉपिक हमने पढ़ा के ये वाला टॉपिक समाप्त कर दिया है। तो अब चलेंगे अपने अगले टॉपिक पे अगली क्लास में। धन्यवाद आप सभी का, ऐसे ही सुहाना फ्री क्लासेस पे बने रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।